ओके, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट किया था। अंडर दैट कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने देखा, जिसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बनी हुई है। ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। मैंने बताया था तुम लोगों को कलेक्टर करंट और कलेक्टर टू बेस वोल्टेज के बीच में हमको कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करनी है। हमने देखा था कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी इज ड्रॉन यूजिंग कलेक्टर जंक्शन। ठीक है, तो कलेक्टर जंक्शन से क्योंकि हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, इसीलिए ये कलेक्टर जंक्शन की जो स्टेट होगी आइडेंटिकल होगा उसी टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्योंकि कलेक्टर जंक्शन इज सिंपली रिवर्स पीएन जंक्शन, रिवर्स बायस्ड, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो बिल्कुल रिवर्स बायस पीएन जंक्शन जैसे ही प्लॉट करेंगे। तो हमने ये प्लॉट किया हुआ है। कुछ चीजें यहाँ थोड़ी सी अलग थी। ठीक है, क्या अलग थी कि इवन एट VCB 0 वी आर हैविंग सम करंट। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन की इनपुट से करंट कितनी आ रही है, तो कोरस्पॉन्डिंग आई के सेट्स लिखे हुए हैं कि आई की वैल्यू। तो ये क्या है, अगर आप अपवर्ड जाओगे तो आई इंक्रीजिंग है। ठीक है, यहाँ पे आई इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो पहला इफेक्ट कि आई अगर पहले से है तो इवन इफ कलेक्टर टू बेस वोल्टेज 0 है, आपको कुछ करंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर ओपन स्टेट है कलेक्टर जंक्शन का, तो भी वहां से ड्रिफ्टिंग पॉसिबल है माइनॉरिटी कैरियर्स की, जो कि इंजेक्ट हो रहे हैं एमीटर से बेस में। एक चीज, अब यहाँ पे हम बात करेंगे रीजन ऑफ ऑपरेशन की। ठीक है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंट रीजन ऑफ ऑपरेशन है बीजेटी के इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो जो मोड्स हैं या जो रीजन है वो हम देखते हैं। पहला रीजन है एक्टिव रीजन, उसको लीनियर रीजन भी बोलते हैं, या कभी कभी जो मोस्टली हम यूज करते हैं टर्म फॉरवर्ड एक्टिव। ठीक है, हमने इससे पहले स्टार्टिंग में देखा हुआ है एक्टिव और तीनों मोड में लिख देता हूँ। ठीक है, एक मिनट को यहाँ लिखते हैं एक्टिव और सैचुरेशन एंड कट ऑफ। तो इन तीनों मोड्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम ये मोड डिसाइड करते हैं यूजिंग स्टेट ऑफ जेई एंड जेसी। एक्टिव के लिए स्टेट क्या होती है? जेई फॉरवर्ड बाय, जेसी रिवर्स। फॉरवर्ड बायस, जेसी रिवर्स बायस। सैचुरेशन के लिए बोथ फॉरवर्ड, यहाँ ये दोनों बोथ रिवर्स्ड। रिवर्स। ठीक है, तो जो कॉमन मोड्स हैं इनकी बात कर रहा हूँ मैं। तीसरा चौथा मोड भी है, उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं वो भी। ठीक है, बट अभी नहीं लिखते। तो ये तीन जो मोड्स बने हुए हैं, ये मैंने सॉरी रीजन ऑफ ऑपरेशन जो है, रीजन है, ठीक, मोड्स नहीं है। रीजन ऑफ ऑपरेशन जो बने हुए हैं एक्टिव रीजन, हम उनकी बात करते हैं। तो आपको दिखाई देता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कौन सा रीजन IE इक्वल टू 0 के ऊपर। ठीक है, पूरा रीजन नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो रीजन जहां पे I ग्रेटर देन 0 है, उस रीजन को हमने कहा है वो एक्टिव रीजन है। ठीक है, तो यहाँ एक्टिव रीजन कब होगा? जब जंक्शन जेई फॉरवर्ड होगा, जंक्शन जेसी रिवर्स। तो ये तो तुमको पता है कि जेई फॉरवर्ड कब फॉरवर्ड होगा तो क्या होगा, रिवर्स होगा तो क्या होगा। ठीक है, एक सेट ये। इसके अलावा क्या पता होना चाहिए कि जेई फॉरवर्ड करने के लिए किस टाइप के वोल्टेज की जरूरत है, तो वो आता है बायसिंग के बाद। ठीक है, तो दूसरा सेट ये पता होना चाहिए। एमीटर बेस कलेक्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स कर देते हैं हम लोग। वी बीई वी सी बी, तो इस सेट में VCB अगर पॉजिटिव है तो VCB पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? देखो, मैंने पिछले बार भी बोला था कि VCB VBC कुछ भी लिख सकते हो आप, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, एनपीएन है या पीएनपी है, ट्रांजिस्टर टाइप। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। हमको बस ये देखना है कि अगर आपने VCB पॉजिटिव बोला है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है। VCB अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होता है? VC माइनस VB पॉजिटिव है। हाँ, VC माइनस VB पॉजिटिव है, इसका मतलब VC हायर पॉइंट है, VC एट हायर पोटेंशियल देन VB। तो अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है और कलेक्टर हायर पोटेंशियल पे है तो एनपीएन, एन हायर
और पी लोअर, तो रिवर्स बायस हो जाएगा स्टेट जंक्शन का। तो तुमको सबको ये क्लियर है ना कि अगर मैं वीसीबी पॉजिटिव वीसीबी नेगेटिव होता हूँ तो जंक्शन की स्टेट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये बताओ जरा। यस सर। क्लियर है कि बाकी लोग भी बताओ कि अगर ये बोला जाए वीसीबी पॉजिटिव है तो मैं जेई की स्टेट पूछूंगा, एनपीएन या पीएनपी बताना होगा एक बार, ठीक है। ये सभी लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, क्योंकि मैं रैंडमली पूछूंगा दोनों। बाकी लोग सब चैट बॉक्स में बताओ जरा, ये क्लियर नहीं है तो वो भी बताओ। सभी को क्लियर है? पूछे क्वेश्चन? ठीक है, चलो मैं रैंडमली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, जिससे पूछूंगा वो बताना। पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में वीईबी सप्लाई दी हुई है। पीएनपी सुन लो ध्यान से, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, वीईबी सप्लाई दी हुई है, सप्लाई का नाम वीईबी है। अगर तो वीईबी नेगेटिव में जंक्शन जेई की स्टेट क्या होगी, ठीक है। वीईबी नेगेटिव में जंक्शन जेई की स्टेट क्या होगी, मैं पूछूंगा जिससे वो बताना। इसके लिए कॉपी पेन की जरूरत होगी स्टार्टिंग में, बाद में तुम अपने इमेजिनेशन से भी बता सकते हो कि क्या होगा। पीएनपी ट्रांजिस्टर और बैटरी का नाम है वीईबी और बैटरी की स्टेट है नेगेटिव, वीईबी नेगेटिव है, तो जंक्शन जेई की स्टेट फॉरवर्ड हो गया रिवर्स। प्रीति पटेल बताओ। सर थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, सत्यम, सत्यम मिश्रा यस सर। बताओ जेई की स्टेट क्या होगी। सर अगर वीईबी है तो सर हाँ। जंक्शन जेई में सर जो नहीं, मुझे एमिटर अभी साइड होगा वो सर फॉरवर्ड सॉरी पॉजिटिव होगा, और मैं ये जो पूछ रहा हूँ बेटा, सुनो सर क्वेश्चन सुनो, नहीं क्वेश्चन सुनो ध्यान से, क्या पूछा है। वीईबी है पीएनपी ट्रांजिस्टर में नेगेटिव, बस जेई की स्टेट बताओ मुझे, बाकी सर, एक कैलकुलेशन मन में करके हाँ मेरे को आंसर बताओ, है ना। दोनों जिनसे पूछा है वो चैट बॉक्स में बताओ। दिलराज पटेल, अच्छा हो गया तुम्हारा, है ना। धीरज बताओ। अश्लेषा, रिवर्स बायस। गिनती के 4 लोग हैं या 5 लोग जिन्होंने सही आंसर दिया रिवर्स बाय, बाकी सारे लोगों ने बस कॉपी पेस्ट। फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड होगा, क्यों फॉरवर्ड होगा भाई? क्या पूछा मैंने क्वेश्चन? पी एंड पी ट्रांजिस्टर है, सीक्वेंस फिक्स है, एमीटर बेस कलेक्टर। मैंने बोला है वी ई बी, ठीक है। तो वी ई बी अगर ये बैटरी है, वी ई बी ई को बड़ा मान लिया, ठीक है। अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ? अगर वी ई बी नेगेटिव है तो वी ई माइनस वी बी नेगेटिव होगा, और वी माइनस वी बी नेगेटिव होगा तो वी छोटा होगा या वी बी छोटा होगा? VE lower potential. वी लोअर पॉइंट हो जाएगा, और लोअर पॉइंट हो जाएगा तो अब ये जो बनाया हुआ है इसको अपोजिट ऐसे बना दोगे, इसको जो है हटा दो, तो पी नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, जंक्शन जेई की स्टेट रिवर्स। ऐसे काम करोगे तो फिर तो हो गया कल्याण, बीजेटी तो समझ में आ ही जाएगा तुम लोगों को। सर वीवी को आपने नेगेटिव बोला है। हाँ, वी भी नेगेटिव बोला है, ये तो क्वेश्चन था ना, वी भी नेगेटिव। पॉजिटिव ले, ठीक है सर। ध्यान रखो बाकी लोग भी, ठीक है। ये ऐसी गलती करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग ये जो है, ये तो एक्सटेंडेड टॉपिक चल रहा है, कंप्लीट हो जाना चाहिए था कल। आते हैं वापस। तो देखो यहाँ पे स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, अब कैसे स्टेट आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए तुमको वीबी वीसीबी इनकी वैल्यू क्या होगी वो पता होनी चाहिए। अब मुझे यहाँ से देख के बताओ, कट ऑफ में मैं बात कर रहा हूँ, कट ऑफ में करंट आई कितना है? कट ऑफ मैंने रीजन क्या बनाया है, आई इक्वल टू 0, ये जो करंट है इसके नीचे वाला ये शेडेड Less पोर्शन, than 0. हाँ, तो 0 के ऊपर जा रहे हो तो बढ़ रहा है, मैंने बोला है, नीचे आओगे तो लेस देन 0। पहला कंक्लूजन, इस शेडेड रीजन में आई लेस देन 0 है। सबको क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। यस और सर। दूसरा ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दो चीजें देखनी है, करंट और एक वीसीबी, ठीक है। एक एमीटर करंट और एक वीसीबी। तो वीसीबी क्या है यहाँ? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव शेडेड पोर्शन में। क्लियर है सभी को? तो वीसीबी पॉजिटिव है, एक तो निकाल लिया। आप तुमको वीबी निकालना है, ये ना वीबी निकालना है, ठीक है। पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ईबी कुछ भी निकालो, मतलब तुमको ये वोल्टेज देखना है। तो मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कैसे,
अगर वीबी पॉजिटिव है, ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, अगर इस तरीके से बना हुआ है वीबीई पॉजिटिव, तो ये डायोड की स्टेट फॉरवर्ड होगी और एमीटर करंट फ्लो होगा जो यहाँ पे था IE Yes, sir. पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये ऑपोजिट हो गया तो ये डायोड की स्टेट क्या हो जाएगी, ये वाले जंक्शन की स्टेट जाएगी Reverse biased. रिवर्स। तो ये IE करंट होगा क्या, मतलब I दूसरे डायरेक्शन में हो जाएगा, माइनॉरिटी के डायरेक्शन में, लीक। क्लियर है? अगर रिवर्स करोगे तो क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगी, Yes, sir. और फॉरवर्ड करोगे तो डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन की डायरेक्शन अगर ये है तो रिवर्स बायस में ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, मतलब नेगेटिव हो जाएगा IE। क्लियर है? Yes, sir. तो ध्यान रखो, कभी भी अगर IE ग्रेटर देन 0 है तो JE की स्टेट क्या होगी, ब्लाइंड फोल्ड अप्रोच। IE अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है तो JE क्या होगा, Forward biased. फॉरवर्ड बायस, और IE लेस देन 0 होगा Then तो JE reverse की स्टेट biased. रिवर्स बायस, ठीक है। तो यहाँ इस वाले रीजन में IE लेस देन 0 है तो JE की स्टेट Reverse biased. और VCB पॉजिटिव है तो VCB पॉजिटिव है तो JC की स्टेट, Reverse. क्लियर है सबको? VCB पॉजिटिव है तो JC की स्टेट रिवर्स बायस होगी। ये Yes, सभी sir. को क्लियर है? तो ये रीजन कौन सा हो जाएगा, रिवर्स से कट ऑफ, पहला। क्लियर? अब एक्टिव में आते हैं, यहाँ पे IE क्या है, ग्रेटर देन 0, Positive. Greater than 0. ठीक है, IE है ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज JE की स्टेट क्या होगी, Forward. फॉरवर्ड बायस, और VCB अभी भी सेम है, VCB अभी भी पॉजिटिव है। दिस इंप्लाइज JC रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। तो ये रीजन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिवर्स के कारण एक्टिव। एक्टिव। अब यहाँ पीछे आ जाओ, यहाँ VCB नेगेटिव है, कैसे देख रहे हैं नेगेटिव, समझो ये जीरो क्रॉसिंग है, जीरो क्रॉसिंग, ये जीरो वाला पॉइंट है, ठीक है, जहाँ XY एक्सेस मिल रहे हैं। तो यहाँ के आगे VCB हॉरिजॉन्टल एक्सेस में पॉजिटिव, इसके पीछे VCB नेगेटिव, तो यहाँ VCB नेगेटिव है, इसका मतलब JC क्या हो जाएगा, अगर VCB नेगेटिव है तो Forward biased. फॉरवर्ड बायस। अभी भी किसी को अगर ये VCB से कोई कंफ्यूजन है कि फॉरवर्ड कैसे हो रहा है, रिवर्स कैसे हो रहा है, तो पूछ लो, नहीं पूछोगे तो फिर नहीं बनने वाला, ठीक है। और अगला IE यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट पे हैं हम, ठीक है, Greater than 0. हाँ, X के ऊपर है तो ग्रेटर देन 0, या पॉजिटिव Y में है तो ग्रेटर देन 0, तो I ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज JE फॉरवर्ड बायस। Forward biased. रीजन, Saturation. ठीक है। और रिवर्स एक्टिव कहाँ बनेगा, कोई बता सकता है? रिवर्स एक्टिव कहाँ बनेगा यहाँ, सर ये जो नीचे जब ये I यहाँ less बनेगा, than 0 हो जाए, यहाँ ये वाला रीजन, VCB हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट जो है, थर्ड क्वाड्रेंट पूरा का पूरा तुम्हारा होगा किसके लिए, रिवर्स एक्टिव के लिए। तो देखो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं है हमारी, BJT एटेन्यूएटर जैसे काम करता है, इसलिए इसको यूज नहीं करते, या इसको अलग से डिनोट भी करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो कर सकते हो। क्लियर है? ये रिवर्स एक्टिव जोन होगा RA। यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर। कोई भी डाउट हो तो बताओ, किसी को भी डाउट है तो चैट बॉक्स में या फिर माइक पे बताओ। अब मैं ब्रेक डाउन बताऊंगा, ये ब्रेक डाउन सबको क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं ब्रेक डाउन पे। तो PNP ट्रांजिस्टर अगर PNP ट्रांजिस्टर नहीं, PN डायोड अगर रिवर्स बायस है तो रिवर्स बायस में होता क्या है, रिवर्स बायस बढ़ाते जाओ तो क्या हो जाता है डायोड का, डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती जाती है, हाँ, फिर और बढ़ाते जाओगे तो फाइनली ब्रेक डाउन, जो हमने यहाँ पे देखा हुआ था। ये ब्रेक डाउन कौन सा होता है लाइट डोपिंग में, एवलांच ब्रेक डाउन, ABD, ठीक है, AP डिविलियर्स से याद रखो, ABD एवलांच ब्रेक डाउन, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये है तुम्हारा बायस, सिर्फ सिंगल सप्लाई ले रहा हूँ ताकि समझ में आएगा, NPN, ठीक है, रिवर्स बायस किया हुआ है। ये है VCB बढ़ाते जाओगे क्योंकि ये भी PN जंक्शन है तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ेगी,
और बढ़ेगी। तो इनिशियली पहले वाले इस I इक्वल टू 0 के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, I सब कुछ 0 है। अगर तुम इसको बढ़ाते जाओगे तो लीकेज करंट यहाँ पे बढ़ेगा स्टार्टिंग में, ठीक है, बढ़ेगा और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे एवलांच ब्रेकडाउन। क्या होगा? एवलांच ब्रेकडाउन कैसे होते हैं? एवलांच मल्टीप्लिकेशन से। जो आपके कैरियर हैं हाई काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और जाके ये स्ट्राइक कर जाएंगे, किससे? आयन से। जो ये ब्रेकडाउन, ये जो तुम्हारा डिप्लीशन रीजन है, यहाँ पे जो आयन होंगे ना, इन पे कोलिजन होगा और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे रेप्लिकेट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एवलांच मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ एवलांच ब्रेकडाउन की प्रोसेस एज इट इज जैसे हमने पीएन डायोड में पढ़ी हुई थी, क्योंकि हम वीसीबी को बढ़ा रहे हैं, जो कि होता भी है। तो पहले वाले पॉइंट पे अगर I इक्वल टू 0 है तो ये माइनॉरिटी करंट फ्लो हो रही है, कांस्टेंट है, बट एक पॉइंट के बाद ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये पहला वाला सबको क्लियर होगा, आई थिंक ये सबको क्लियर है। Yes. इसमें कोई भी कंफ्यूजन? यहाँ कहीं ब्रेकडाउन हो गया सब कुछ, कोई भी कंफ्यूजन है हो तो जल्दी बताओ। नेट गया क्या? वॉइस आ रही है? तो क्लियर है ना यहाँ? हाँ नहीं तो बोलो, ठीक है। अब दूसरा सेट, अब तुमने I बढ़ा दिया, मतलब तुमने यहाँ पे बाइसिंग कर दी, ठीक है, VBE, ये तुमने वोल्टेज कनेक्ट कर दिया VBE। अब तुम इसको बढ़ा चुके हो तो यहाँ से कैरियर इंजेक्ट होंगे, यही होगा। अब एमीटर से कैरियर इंजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन किस रीजन में आएंगे? बेस में। सबको क्लियर है ये? यस सर। अब मेरे को ये बताओ, एवलांच ब्रेकडाउन की प्रोसेस किस लिए होती है, किस कारण से? अभी मैंने बताया तुमको जस्ट अभी। सर वीसीबी को बढ़ाने से। वीसीबी को बढ़ाने से होता क्या है एग्जैक्टली? मैकेनिज्म क्या है? व्हाट इज द मैकेनिज्म चार्ज बिहाइंड? कैरियर आयन से कोलाइड करते हैं और चार्ज कैरियर आयन से कोलाइड करते हैं कोलिजन exactly। होता है। और वो चार्ज कैरियर कौन से होते हैं बेटा? माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। सबको क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। बस इतना ही पॉइंट ध्यान रखना था कि जो भी कोलिजन होता है वो माइनॉरिटी कैरियर का जो डिप्लीशन रीजन में आयन है उनसे होगा। तो अब समझो, जब पहले मैंने ये तुम्हारा बीबी है, उसको सप्लाई 0 करके रखी हुई है, तो एमीटर से कोई भी कैरियर आ रहे हैं क्या? नो सर। नहीं आ रहा है। तो ब्रेकडाउन सिर्फ किन के कारण हो सकता है? ब्रेकडाउन सिर्फ जो इनहेरेंटली बेस में माइनॉरिटी है और जो कलेक्टर में माइनॉरिटी है उनके कारण हो सकता है। सबको क्लियर है ये पॉइंट कि बेस में जो इलेक्ट्रॉन होंगे और कलेक्टर में जो होल होंगे, सिर्फ उन्हीं का मूवमेंट होगा, बेस के खुद के कैरियर और कलेक्टर के खुद के कैरियर। ऐसा ही होगा ना? यहाँ से माइनॉरिटी बेस कलेक्टर से होल ड्रिफ्ट करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, यहाँ जो लीकेज करंट है। ये क्लियर है सबको? और इन्हीं के कोलिजन के कारण ही मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ये सबको क्लियर है? अब अगर मैं VBE को बढ़ा देता हूं तो एमीटर से भी कैरियर आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर। तो अब अपने पास यहाँ बेस में एक्सेस कैरियर है, तो मुझे ये बताओ एज कंपेयर टू प्रीवियस केस जब कैरियर कम थे और उनका कोलिजन हो रहा था डिप्लीशन रीजन के आयंस के साथ, अब नया केस ये है कि आपके पास कुछ एक्सेस कैरियर हैं जो कि एमीटर से इंजेक्ट किए गए हैं, बट वो भी माइनॉरिटी हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑपोजिट नेचर के हैं। पी टाइप बेस में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एमीटर से, तो ये एज अ माइनॉरिटी कैरियर बिहेव करेंगे। अब आपके पास प्रीवियस केस से ज्यादा कैरियर्स हैं, तो वीसीबी की लोअर वैल्यू पे ब्रेकडाउन पॉसिबल है या और वीसीबी देना होगा? लोअर वैल्यू पे। ठीक है, इसको ऐसे समझो, अभी वीसीबी की वैल्यूज पे ज्यादा सबको समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझो कि पहले अगर 10 कैरियर कोलाइड कर रहे थे आयंस के साथ और अब 100 कैरियर्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी किस में ज्यादा है ब्रेकडाउन की? बताओ। 100 कैरियर्स पे। 100 कैरियर में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो पहले वाले केस में क्योंकि हमारे पास सिग्निफिकेंटली लो नंबर्स ऑफ माइनॉरिटी कैरियर थे, तो हमको ज्यादा एनर्जी बढ़ानी हो रही थी उन कैरियर्स की, मतलब हम वीसीबी को बढ़ा रहे थे ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाए। ठीक है, हायर इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत हो रही थी ब्रेकडाउन अचीव करने के लिए।
अब हमने क्योंकि ज्यादा कैरियर इंजेक्ट कर दिए हैं तो लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, मतलब एज कम्पेयर टू दैट केस, ऐसा नहीं लोअर का मतलब बहुत कम है, अभी भी वीसीबी हायर होगा, एग्जैक्टली उसी के आसपास होगा, बट थोड़ा सा जो है थोड़ा सा रिड्यूस कर जाएगा। इवन एट लोअर वैल्यूज ऑफ वीसीबी ब्रेकडाउन पॉसिबल है। ये सबको क्लियर है पॉइंट Yes, sir. कि वीसीबी की अब थोड़ी सी वैल्यू कम भी होगी तो भी पॉसिबल है कि ब्रेकडाउन हो जाए, है ना? बताओ हाँ कि नहीं? सर या नहीं कोई आया। Yes, नहीं है sir. समझ में? देखो यहाँ पे ये है तुम्हारा पी जंक्शन, ठीक है, यहाँ पे आयंस है, ये है नेगेटिव आयंस, ये है पॉजिटिव आयन। अब मैंने यहाँ रिवर्स बायस किया हुआ है इस तरीके से पी एन को, मैं रिवर्स ये वोल्टेज बढ़ाते जा रहा हूँ वी आर रिवर्स वोल्टेज। तो ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो होंगे और यहाँ से जो होल होगा ये एक दूसरे के साइड ड्रिफ्ट करेंगे, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई होगी तो ये हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ जाके इन आयन से कोलाइड करेंगे, इन पर टक्कर होगी इनकी, तो इनका जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता था और ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन और होल अलग कर देते हैं आयंस एक से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोलाइड करेगा तो एक दूसरा इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा जो बॉन्ड ब्रेक करने के कारण हुआ है, तो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आगे। क्योंकि हमारे पास ऐसी ये प्लेट है, ये मैंने एक ही सीट बताई है आयंस की, ऐसे हमारे पास डिप्लीशन रीजन की विड्थ हाई है तो बहुत सारे आयंस होंगे, तो ये आगे ड्यूरिंग द क्या कहते हैं ड्रिफ्ट बहुत सारे आयंस के साथ कोलाइड करेगा हाई एनर्जी पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है तो बहुत तेजी से जाएगा ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों हाई? क्योंकि वी आर हाई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो चुकी है तो ये इसकी स्पीड बढ़ चुकी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, ये म्यू ई होती है, ठीक है, वीडी इक्वल टू म्यू ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और ये मोबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी 1800 होती है। तो ये जाके कोलाइड करेगा इस जो है आयन से और इनको कोवेलेंट बॉन्ड इनका ब्रेक हो जाएगा, ऐसे एक से दो, दो से चार, यहाँ पे बहुत सारे एक साथ कैरियर प्रोड्यूस होंगे और वो कैरियर भी तेजी से सेपरेट होंगे मतलब ड्रिफ्ट करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है। ये मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। अब मुझे ये बताओ कि एक अकेला जा रहा था तो प्रोबेबिलिटी ये है कि वी आर बहुत हाई हो, इसकी एनर्जी बहुत हाई हो तो कोलिजन हो जाएगा, ठीक है, और हो सकता है कि स्ट्राइक ना भी हो, ठीक है, कोई ऐसे 100% प्रोबेबिलिटी नहीं होती या पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आयन से इनका कोलिजन होगा ही, हो सकता है ये बिना कोलिजन के जो है जंक्शन क्रॉस कर जाएं। अब मेरे पास यहाँ पे एक्सेस कैरियर है। अब मैंने पहली वाली केस में जो इनहेरेंट माइनॉरिटी थे उनकी बात की, दूसरे वाले केस में मैंने क्या किया है, यहाँ पे कुछ एक रीजन से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करा दिए, इतने इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ कि पहले वाले केस में अगर वी आर इक्वल टू 100 वोल्ट पे ब्रेक डाउन हो रहा था, तो इस वाले केस में जब मेरे पास ज्यादा कैरियर हैं तो 100 वोल्ट तक वोल्टेज देने की जरूरत होगी या 100 के नीचे भी पॉसिबिलिटी है? बोलो। 100 के नीचे 100 के थोड़े नीचे आसपास पॉसिबिलिटी होगी, क्यों? क्योंकि 100 का मतलब ऐसा नहीं कि 100 पे जाके ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, 100 के पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, बट क्योंकि कैरियर्स कम है तो उनकी एनर्जी या उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है कोलिजन उतनी हाई नहीं है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा कैरियर्स हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि 10 में एक तो कहीं हिट कर जाएगा। पहले अगर एक ही है तो प्रोबेबिलिटी 1/10 है, ठीक है। अब हमारे 10 टाइम्स मतलब जितने आपने कैरियर बढ़ाए या जितने कैरियर इंजेक्ट किए हैं उतनी प्रोबेबिलिटी हाई हो चुकी है, तो वी कैन अचीव एवलांच ब्रेकडाउन इवन एट लोअर वैल्यूज ऑफ वीसीबी। सेम चीज यहाँ पे देखो, यहाँ क्योंकि एमीटर से इंजेक्ट कर दिए हैं हमने कैरियर्स, तो अब कैरियर इंजेक्ट करने का मतलब आई की वैल्यू बढ़ा दी गई है, तो कैरियर इंजेक्ट हो चुके हैं, तो अब वो कैरियर भी जंक्शन क्रॉस करेंगे, तो यहाँ जो डिप्लीशन रीजन है यहाँ के आयंस से इनका कोलिजन होगा और चांसेस अब ज्यादा है कोलिजन के, क्योंकि ज्यादा लोग जा रहे हैं, ज्यादा कैरियर्स जा रहे हैं। क्लियर है? तो पॉसिबिलिटी है कि वीसीबी की जो अगर पहले वैल्यू पे ब्रेकडाउन हो रहा था उससे थोड़ी सी लोअर वैल्यू पे भी पॉसिबिलिटी है कि ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब क्लियर है? यस सर, बाकी लोगों को? यस सर। ठीक Yes, है, sir. तो ये क्या होगा, ब्रेकडाउन का जो पॉइंट है वो हल्का सा शिफ्ट होगा,
जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे ना वैसे वैसे ब्रेकडाउन पॉइंट थोड़ा थोड़ा, ठीक है, मैंने एकदम पास बना के रखा हुआ है तो बहुत माइनर शिफ्ट होता है, बट ये ध्यान रखना, ठीक है, ये थोड़ा सा दूर बना दिया मैंने, एकदम पास से जो है शिफ्टिंग होगी, बट लेफ्ट शिफ्ट होगा ब्रेकडाउन में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कम टेक्स्ट बुक में इसमें दिखाई देगा ब्रेकडाउन का, बट ये ब्रेकडाउन मैकेनिज्म मैंने तुमको समझा दिया कि ब्रेकडाउन क्यों होता है, एवलांच मल्टीप्लिकेशन के कारण ये एवलांच ब्रेकडाउन होगा, पहला। दूसरा क्या कि ब्रेकडाउन का डिपेंडेंसी क्या है, आई के साथ, व्हेन आई इंक्रीजेस ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज होगा, ठीक है। एक और इफेक्ट है ब्रेकडाउन का, ठीक है, एक तो इफेक्ट ये बता दिया जो एवलांच मल्टीप्लिकेशन का होता है, दूसरा इफेक्ट जो है बीजेटी में ब्रेकडाउन का, मतलब दो मैकेनिज्म है, ब्रेकडाउन दो तरीके से हो सकते हैं, एक एवलांच मल्टीप्लिकेशन से और दूसरा जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है, ये है तुम्हारे पास बेस की विड्थ। अब जैसे जैसे वीसीबी बढ़ाते हो, ठीक है, जैसे ये वीसीबी है, ये जैसे जैसे बढ़ाओगे तो डिप्लीशन रीजन पेनिट्रेट कहाँ करता है, टूवर्ड्स बेस, हर बार ज्यादा से ज्यादा होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, और बढ़ते जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है कि पूरा का पूरा बेस जो है डिप्लीटेड हो जाए, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है कि नहीं, कि एवलांच ये जैसे जैसे आप कलेक्टर टू बेस बढ़ा रहे हो, अगर स्मॉलर बेस विड्थ है तो हो सकता है कि डिप्लीशन रीजन कंप्लीटली पेनिट्रेट कर जाए या बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर जाए, कंप्लीटली या बहुत ज्यादा। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पंच थ्रू इफेक्ट या रीच थ्रू इफेक्ट। पंच थ्रू करना, ठीक है, रीच थ्रू, दोनों में क्या होगा कि बेस की जो विड्थ है वहां पे पंच कर जाएगी, क्या डिप्लीशन रीजन विल पंच टुवर्ड्स बेस, तो पंच थ्रू। रीच थ्रू मतलब डिप्लीशन रीजन विल रीच टुवर्ड्स बेस, ठीक है, तो रीच थ्रू, पंच थ्रू इफेक्ट, रीच थ्रू इफेक्ट, दोनों में डिप्लीशन रीजन जो है पेनिट्रेट करेगा बेस में, और बेस की विड्थ जीरो हो सकती है, बेस की इफेक्टिव विड्थ जीरो हो सकती है, क्योंकि बेस पूरा का पूरा डिप्लीट हो चुका है कैरियर से, तो ब्रेकडाउन कर जाएगा, आसानी से ब्रेकडाउन हो जाएगा, पूरा रीजन डिप्लीटेड हो चुका है कैरियर से, एक बहुत बड़ी जो है डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगी, तो जो एमीटर से कैरियर इंजेक्ट हो रहे होंगे उन वो जाके सीधे के सीधे यहाँ आयन से कोलाइड करेंगे और फिर सेम मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो एवलांच मल्टीप्लीकेशन जंक्शन जेसी के कारण हो सकता है एक, या पूरा का पूरा बेस जो है डिप्लीट हो जाए मतलब पूरा का पूरा डिप्लीशन रीजन पेनिट्रेट कर जाए यहाँ पे, इस इफेक्ट को बोलते हैं पंच थ्रू रीच थ्रू इफेक्ट। ये दोनों पॉसिबिलिटी है, क्लियर है सभी को? यस सर। सर ये पंच थ्रू इफेक्ट और रीच थ्रू इफेक्ट एक ही है? हाँ, दोनों के नाम एक, मतलब अलग अलग नाम है बट दोनों सेम है। पंच थ्रू मतलब पंच करना, हम बोलते हैं ना पंचिंग, मतलब कि किसी के साइड लेके जाना, पंच मारते हैं, ठीक है, तो टुवर्ड्स बेस पंच कर दिया गया है बेस को। या रीच थ्रू मतलब डिप्लीशन रीजन रीच कर चुकी है बेस पे, क्लियर है? कोई भी डाउट, कोई भी डाउट किसी को? पंच थ्रू और रीच थ्रू इफेक्ट, क्या डाउट बताओ, डाउट क्या है? सब वापस इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देखो, बेस पीएन जंक्शन ऐसे समझो, ये पीएन जंक्शन है, ठीक है। अगर पीएन जंक्शन में हमने एक पी को बहुत ज्यादा डोपिंग कर रखी है और एन की बहुत लाइट डोपिंग है, पी प्लस प्लस एन माइनस जंक्शन है, इसको रिवर्स बायस किया हुआ है, तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ कहाँ बढ़ेगी? बेस की तरफ। नहीं, यहाँ बताओ, पी प्लस प्लस और एन माइनस जंक्शन में, पी प्लस प्लस मतलब बहुत ज्यादा डोपिंग है और एन माइनस मतलब ये बहुत लाइटली डोप है, तो किस साइड बढ़ेगी ये डिप्लीशन रीजन? जैसे ये है सपोज, इनिशियली जब वी आर ये वोल्टेज जीरो है तो ये डिप्लीशन रीजन फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इस रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाता हूँ तो मुझे बताओ डिप्लीशन रीजन की विड्थ किस साइड ज्यादा बढ़ेगी, पी प्लस प्लस के साइड या एन माइनस के साइड? एन माइनस। एन माइनस के साइड, सभी लोगों को क्लियर है एन माइनस के साइड? यस सर। ठीक है, तो एन माइनस पे ये ज्यादा, तो ये यहाँ और बढ़ाते जाओगे तो और, ठीक है। और दूसरा केस ये मान लो कि पी प्लस प्लस की विड्थ बहुत ज्यादा है और एन माइनस की बहुत कम है, तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ी देर के बाद पूरा का पूरा रीजन कवर हो जाए, पॉसिबिलिटी है ना ये? यस तो सर। अगर ऐसा हो जाए कि जो आपका सेमीकंडक्टर है वो पूरा का पूरा कवर हो जाए डिप्लीशन रीजन से, तो हम उसको बोलते हैं पंच थ्रू रीच थ्रू, मतलब डिप्लीशन रीजन हैज बीन रीच्ड इन दैट एरिया। तो यहाँ पे बीजेटी में क्योंकि बेस बहुत
नैरो होता है, विड्थ वाइज स्पेस उसका बहुत कम होता है, और वहाँ की डोपिंग भी लाइट होती है, तो जितनी पेनिट्रेशन होगी डिप्लीशन रीजन की वो मोस्टली बेस में होगी, और हो सकता है बेस थोड़ी देर में पूरा का पूरा कवर हो जाए डिप्लीशन रीजन से। तो अगर पूरा कवर हो गया तो तुरंत ही ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पे कोई कैरियर ही नहीं, तो वहाँ कोलिजन ही कोलिजन पॉसिबिलिटी है वहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक तो हाई, दूसरी बात कि वहाँ सिर्फ आयंस होंगे सारे के सारे, तो वो आयंस जो है ब्रेक कर जाएंगे, आयंस जो है उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, उनके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो ये पंच थ्रू रीच थ्रू को बस ऐसे समझो कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ अगर पेनिट्रेट करती है बेस में, तो बेस की इफेक्टिव विड्थ क्लोज टू 0 हो जाएगी। क्लियर? सर अलाइन कर जाएगी। अलाइन नहीं, अलाइन तो कुछ और, अलाइन को ऐसे कैसे बोलेंगे, अलाइन थोड़ी होता है, अलाइन मतलब बराबर होना, एक ही लाइन, अलाइन टर्म यहाँ पे, हाँ बेस विड्थ 0 हो जाएगी। ठीक है, और डाउट बताओ, कोई डाउट है तो, और कोई डाउट? आगे चलें, इसके आगे है यस सर। एनपीएन ट्रांजिस्टर का कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो मुझे ये बताओ कॉमन एमीटर तुम लोग पढ़ लोगे या मैं बताऊं? और कॉमन कलेक्टर भी है, तो सी में सी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में सबसे ज्यादा सी यूज करते हैं। ठीक है, वैसे यूज ये भी करते हैं पर डिपेंडेंट, एप्लीकेशन डिपेंडेंट है। मुझे ये बताओ कि ये पढ़ के आओगे तो बताऊं या अभी बता दूं? थोड़ा सा ट्विस्ट है, मतलब ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स का है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स तो आसानी से बना लोगे। पहले मुझे जल्दी बताओ, अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर है, ठीक है, तो पहली चीज इसको थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज करना होगा। ऐसे बनाएंगे, क्यों ऐसे बनाए वो देखते हैं। ठीक है, एमीटर बेस कलेक्टर, ठीक है, थोड़ा सा कलेक्टर एमीटर बेस, ठीक है, ई बी सी। कॉमन एमीटर में क्या कॉमन होगा? एमीटर। तो एमीटर को मैंने नीचे कर दिया। क्लियर है सभी को? तो यस। एमीटर और बेस के बीच में एक सप्लाई होगी, ठीक है, और दूसरे किसके बीच में होगी? एमीटर और कलेक्टर। एमीटर और कलेक्टर के बीच में, तो एक ग्राउंडेड और यहाँ से एक सप्लाई होगी। तो ऐसे ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, जो भी कॉमन इसको नीचे कर दो, ठीक है, एनपीएन है। तो एमीटर जंक्शन, अब तुम देखो क्या कहते हैं, अब यहाँ पे जंक्शन वंक्शन की बात नहीं करेंगे, अब सीधे हम सप्लाई की बात करते हैं जैसे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली जंक्शन तो कनेक्टेड नहीं है, कलेक्टर बेस के बीच में कोई सप्लाई डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो एक एमीटर और कलेक्टर के बीच में सप्लाई होगी और एक एमीटर और बेस के बीच में। तो यहाँ तो तुमको पता है कि एमीटर जंक्शन है जेई और ये है जेसी, ठीक है, तो इसको वीबी हम कर सकते हैं फॉरवर्ड बायस के टाइप से, तो वीबी कर दिए, ठीक है। तो जनरली एनपीएन में हमेशा बीई यूज करते हैं और सीबी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कलेक्टर बेस के नाम से जैसा कर रहे थे वीसीबी कर देते हैं, वीसीई कर देते हैं, ठीक है, कलेक्टर हायर पॉइंट मान लेते हैं। क्यों एन है इसलिए नेगेटिव की जगह पॉजिटिव से कर दिया है, ताकि ये जंक्शन की स्टेट हम रिवर्स कर सकें, ठीक है, पर ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ये सप्लाई क्लियर सभी को, वीसीई बना दिया और वीबी बना दिया मैंने। कैसे? एमीटर कॉमन से। सेम हम अगर जो है सिंबल वाइज बात करें तो बीजेटी का सिंबल ये होता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये सेम इस तरीके से देखा हुआ था कॉमन बेस में। अब मैंने ओरिएंटेशन, क्योंकि कॉमन एमीटर की बात की है तो ओरिएंटेशन मैं इस तरीके से ले लूंगा, ठीक है। तो एक सप्लाई यहाँ कनेक्ट होगी, बेस एमीटर कलेक्टर, तो यहाँ बीई, ठीक है, ग्राउंडेड, और एक सप्लाई यहाँ कनेक्ट होगी वीसीई। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो कौन, पहली बात सप्लाई की बात हो गई, ये कौन है? दिमाग मत लगाया करो बेटा जाता, ठीक है, कॉपी पेन अपना यूज करो, नहीं इतना यहीं पे सब कुछ करना है। एक कौन कलाकारी कर रहा है? ठीक है, तो ये जो है तुम लोगों को क्या करना है, अब इनपुट जंक्शन जेई की स्टेट देखनी है और जेसी की। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, अब यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं जल्दी जल्दी, कि एमीटर करंट है तो यहाँ पे बेस करंट एंटर होगा, कलेक्टर भी एंटर करेगा। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इनपुट साइड और आउटपुट के लिए आउटपुट साइड। इनपुट किसके बीच में बनेगा बताओ जरा जल्दी से? आईबी और आईबी वीबी। और वीबी, ठीक है। यहाँ पे डिपेंडेंट पैरामीटर क्या हो जाएगा? अलग अलग वैल्यूज, किसको चेंज करेंगे?
VC आउटपुट वोल्टेज चेंज करते हैं, हमेशा ऐसे ही होगा, इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट इन बाय चेंजिंग आउटपुट वोल्टेज या डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आउटपुट वोल्टेज पे ये प्लॉट करेंगे। अब यहाँ आउटपुट में क्या प्लॉट होगा? IC और VCE IC और VC डिफरेंट वैल्यूज किसकी होंगी? IE के I बी I बाकी और कोई बताओ? बी सर, बेस करंट IE होगा ना बेटा, इनपुट करंट अब बेस हो गया, इनपुट पे डिपेंड करेगा। जब आउटपुट को प्लॉट करते हो तो इनपुट की डिपेंडेंसी होती है, और जब इनपुट को प्लॉट करते हो तो ये आउटपुट की डिपेंडेंसी होती है। आई करंट तो कॉमन है, इनपुट थोड़ी है वो, इनपुट करंट ये है बेस करंट, तो इनपुट करंट बेस करंट पे डिपेंड करेगा ना, ऐसे ही तो बनाया था इससे पहले। यस सर। क्लियर सभी को? ठीक है, तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से बनाएंगे हम? इनपुट वाले जंक्शन से। ठीक है, तो बीई ठीक है वोल्टेज है और बेस करंट है। ठीक है, अब बीई वोल्टेज है और बेस करंट है, तो रिलेशनशिप ये बताओ कि बीई मतलब कि जंक्शन जेई की स्टेट डिसाइड करता है, तो बीई अगर बढ़ाओगे तो जेई की स्टेट क्या होती थी वीबी बढ़ाने पे? बेस टू एमीटर वोल्टेज बढ़ाने पे क्या होता है? सर फॉरवर्ड बायस है। बेस टू देखो किसने कलाकारी की है, किसके यहाँ से हुआ ये पता चला नाम ईमानदारी से, गलती से हुआ है कि जाने? सॉरी सर, गलती से हो गया। अच्छा अच्छा, तो एक काम करो, किससे हुआ है, मैं अनोटेशन फिर से जो है चालू कर रहा हूँ, इसको हटाओ एक बार। सॉरी सर। हाँ फिर से देखो, अब तुम उसमें जाके जो है इसको हटाओ, हट जाएगा ये। कहाँ पे जाके सर? उसमें क्या कहते हैं, अब तुम्हारे इसमें ऑप्शन आ रहा होगा ना क्लियर करने के लिए, नहीं समझ। इरेजर कुछ नहीं आ रहा ऑप्शन? नो सर। तुम्हारे ही उससे होगा, यहाँ से नहीं होगा। चलो ठीक है, क्यों इरेजर का ऑप्शन नहीं आता क्या ये मोबाइल वाले व्यू में देखने में? क्या आता है? सर आता है। बताओ कहाँ से आता है, उसको बताओ कहाँ ऑप्शन आता है, बताओ जरा जल्दी से। संध्या, वो जो पेन का जो आइकन बना है पेन जैसे, उसको क्लिक करो और लास्ट में इरेजर लिखा होगा, सेकंड लास्ट में। हाँ ये हो गया, गुड, ठीक है। अब यहाँ सिस्टम हैंग हो गया। ठीक है चलो, किसकी बात कर रहे थे हम लोग? इनपुट की। ठीक है, तो बीजेटी सेम है ये, यहाँ पे देख के बताओ मुझे, इनपुट जैसे मीटर बेस कलेक्टर, तो बीई ठीक है, VBE अगर ये बढ़ाते हो तो एमीटर से कैरियर इंजेक्ट होते हैं ज्यादा, एमीटर करंट बढ़ता है, ये हमने प्लॉट बनाया था पिछले वाले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में, VBE और IE का ध्यान है। तो VBE बढ़ाओगे तो एमीटर करंट बढ़ेगा, तो बेस करंट बढ़ेगा, ये काम होगा बताओ? VBE बढ़ाने से JE की स्टेट फॉरवर्ड बायस होगी, वही आ रही है ना सभी को? यस सर। यस तो सर। मुझे ये बताओ सिस्टम को क्या है? ठीक है, VBE बढ़ाने से इनपुट में एमीटर करंट बढ़ेगा, तो बेस करंट की वैल्यू बढ़ेगी, कम होगी, कांस्टेंट होगी, कुछ बता सकते हो? यहाँ से देख के भी बता सकते हो। सर बढ़ेगी। IB प्लस IC से, हाँ बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी। अगर ज्यादा कैरियर इंजेक्ट होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकॉम्बिनेशन भी बढ़ेगा, है ना? तो बेस करंट भी बढ़ेगी, क्योंकि और ये रिलेशनशिप भी देख सकते हो कि आई अगर बढ़ेगा तो दोनों करंट बढ़ेंगी, बेस और कलेक्टर। क्लियर है? तो ये अभी भी सेम जो पी एन डायोड है और करंट और वोल्टेज जो है उसी का प्लॉट हम लोग बनाएंगे, पी एन डायोड के करंट और वोल्टेज का। ठीक है, चेंज क्या होगा? सिर्फ चेंज कुछ नहीं होगा, एज इट इज प्लॉट बनेगा। ठीक है, ये एज इट इज प्लॉट होगा, ऐसे बना लेते हैं, ये है IB वर्सेस VB। बट यहाँ पे जो करंट होगी, अगर एमीटर करंट की बात करें तो स्केल बेसिकली चेंज होगा। ये जो करंट होगी ये माइक्रो एम्पियर की रेंज में होगी, और जो एमीटर करंट है वो मिली एम्पियर की रेंज में होगी।
कोई बता सकता है क्यों? एमीटर करंट और बेस करंट के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है ना? बताओ। Yes, sir. तो एमीटर करंट देखो, एमीटर करंट और बेस का यहाँ इजी, और वहां पे हमने एक चीज मिस कर दी, अच्छा वो याद आ गया अभी। ठीक है, अल्फा जो हमने इससे पहले पढ़ा हुआ, देखो यहाँ फैक्टर भी मैं बता दे रहा हूँ तुम लोगों को। एमीटर से सपोज 100% कैरियर इंजेक्ट होते हैं, ठीक है, क्लियर सभी को? तो ये बताओ 100% तुम्हारे कैरियर इंजेक्ट हो चुके हैं एमीटर से बेस के साइड में। अब बेस में उन कैरियर्स का क्या होता है? Recombination. रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ अगर 5% कैरियर रिकम्बाइन हो जा रहे हैं, ठीक है, 5%, तो बचेंगे कितने? 95। 95%। तो कलेक्टर करंट गेन एक हमने पैरामीटर पढ़ा था, कलेक्टर करंट गेन, ठीक है, ये होता है अल्फा, होता है ये। इसको मैंने क्या लिखा था? IPC डिवाइड बाय IE। यहाँ से वैल्यू आ गई थी IC माइनस ICP0 डिवाइड बाय IE इक्वल टू अल्फा। तो IC इक्वल टू अल्फा टाइम्स IE प्लस ICP नॉट। ध्यान से समझना, यहाँ पे एक चीज और बता रहा हूँ, फिर कॉमन एमीटर में थोड़ी देर में आएंगे, ठीक है, ये पैरामीटर रह गया था क्योंकि एक और चीज भी रह गई है, पर वो आगे देखेंगे। वैसे इतना इंपॉर्टेंट या नहीं, वो तुम लोग एनालॉग सर्किट में पढ़ते हो और वो अलग ही हो गया सिलेबस से। जो मैं तुम लोगों को बोल रहा था कि कॉन्फ़िगरेशन जैसे बीजेटी का है कॉमन बेस, तो वो वोल्टेज गेन के लिए, करंट गेन के लिए, तो अगर टाइम मिलेगा तो बताऊंगा, बाकी इतना भी नेसेसरी नहीं है यहाँ पे बताना, है ना। वो नेक्स्ट वाले सेमेस्टर में जो है तुमको अलग से पढ़ाया भी जाएगा। तो यहाँ पे देखो जरा, IC इक्वल टू अल्फा ई प्लस ICB नॉट, ये आ गया। यहाँ अल्फा को मैं क्या बोला हूँ? कलेक्टर करेंट गेन, ठीक है। कलेक्टर मतलब कितना करंट बेसिकली आपने जो कैरियर इंजेक्ट किए हैं इनपुट में, टोटल करंट जो है उसका कितना करंट कलेक्टर वाले रीजन में आ रहा है। बेसिकली कितने कैरियर जो आपने इंजेक्ट किए हैं वो कलेक्टर तक पहुंच पा रहे हैं, यही होता है ना। Yes, sir. ठीक है, तो इस इनपुट। क्या? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे देखो इस रिलेशनशिप को हम कैसे लिख रहे हैं, IC इक्वल टू अल्फा टाइम्स IE प्लस ICB नॉट, ठीक है। अब मैंने सपोज करंट कुछ चेंज की, कलेक्टर करंट कुछ चेंज हुई, ठीक है, या कलेक्टर करंट ना बोले इसको, यानी सपोज एमीटर में कुछ चेंज हुआ, पार्शियल चेंज हुआ करंट का, ठीक है। तो ये इसको डिनोट कर रहा हूं मैं, अल्फा टाइम्स आई प्लस कुछ डेल्टा टाइम्स IE, इतना करंट इंजेक्ट किया है, डेल्टा ई, डेल्टा मतलब कि कुछ करंट जो आपका ऐड हुआ है, ठीक है। ये सब्सट्रैक्ट डेल्टा का कुछ भी हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी। तो कुछ चेंज जो है पार्शियल चेंज, उसके लिए मैंने डेल्टा टर्म यूज किया है। तो वो रिफ्लेक्ट डायरेक्टली कहाँ पे करेगा? ICB नॉट पे कुछ चेंज करेगा क्या? ये जो इंजेक्शन है, यहां से समझो, सपोज 100 कैरियर इंजेक्ट हो रहे थे, 100 में से यहाँ पे 5 रिकम्बाइन हो रहे थे, 95 यहाँ आ रहे थे। अब मैंने यहाँ पे 110 कैरियर भेजे हैं, तो अभी भी 95 आएंगे या कुछ चेंज होंगे? बताओ। सर चेंज होंगे। चेंज होंगे। तो ये जो यहाँ पे आप चेंज करते हो, ये चेंज कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? कलेक्टर करंट में। IC इक्वल टू IC के साथ अब IC प्लस डेल्टा IC हो जाएगा, है ना। और यहाँ अल्फा टाइम डेल्टा IE प्लस ICB नॉट। तो इन दोनों टर्म को अगर कंपेयर करोगे, पहला और दूसरा इक्वेशन को कंपेयर करोगे, फर्स्ट और सेकेंड चेंज के साथ, तो क्या हम लिख सकते हैं डेल्टा IC इक्वल टू अल्फा टाइम्स डेल्टा IE। मतलब जो भी आपका कलेक्टर में पार्शियल चेंज होगा वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा कलेक्टर डेल्टा IC, है ना, ये डेल्टा IC लिख सकते हैं। पहली वाली इक्वेशन और इस दोनों को कंपेयर करोगे तो अल्फा टाइम्स डेल्टा I इक्वल टू डेल्टा IC आ जाएगा, क्योंकि बाकी Yes, टर्म sir. इक्वल है एक दूसरे के, है ना। ये थोड़ा सा जाके देखना मैथ से, सिंपल मैथमेटिक्स। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा IC डिवाइड बाय डेल्टा IE, ठीक है। तो बेसिकली जो कलेक्टर
करंट गेन है उसको हम एक तो इस तरीके से डिनोट कर सकते थे, यहाँ जो मैंने किया ये वाला, ठीक है, आईपीसी, क्योंकि आईपीसी कंट्रीब्यूशन कलेक्टर करंट का वो है जो होल्स के कारण है। तो हम पूरा कलेक्टर करंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कंप्लीट कलेक्टर करंट के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बट चेंजेस के फॉर्म में लिख सकते हैं। कलेक्टर करंट में जो पार्शियल चेंज होता है और एमीटर करंट में जो पार्शियल चेंज होता है, उन दोनों का रेशियो कलेक्टर करंट गेन होता है। क्लियर है? चेंज इन पार्शियल चेंज इन कलेक्टर करंट विथ रिस्पेक्ट टू एमीटर करंट इज नोन एज कलेक्टर करंट गेन अल्फा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब जनरली बीजेटी में बेस में 2% से लेके, ठीक है, 2 to वैसे 5% तक होता है, पर और मार्जिन 8% है ना, कुछ केसेस में ये दिया होता है 2 to 5% जनरली, तो 2 to 8% मान लो। 2% to 8% रिकॉम्बिनेशन होगा बेस में, बेस रिकॉम्बिनेशन। तो मुझे ये बताओ, अगर बेस में 2% रिकॉम्बिनेशन है तो कलेक्टर में कितनी परसेंटेज करंट पहुंचेगी? 98%. 98%। और अगर बेस में 8% रिकॉम्बिनेशन है तो 92%. ठीक है, तो टोटल करंट का 98% कलेक्टर में पहुंच गया और यहाँ टोटल करंट का 92% कलेक्टर में पहुंच गया। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ कितनी होगी? यहाँ से बताओ। Sir, 0.98. 0.98। और यहाँ 0.92. सबको क्लियर है ये? यस सर। तो अल्फा क्लोज टू कितना होता है? 1. ठीक है, मतलब बेस में बहुत कम रिकॉम्बिनेशन होती है, बेस करंट बहुत क्या होती है? Low होती है. हाँ, जैसे अब एग्जांपल बता रहा हूँ तुम लोगों को, यहीं पे देखो। सपोज एमीटर करंट 10 मिली एम्पियर है और अल्फा की वैल्यू 95.95 है, तो बेस करंट कितना होगा बताओ जरा, ये न्यूमेरिकल ऐसे पूछे जाते हैं। कैसे निकालेंगे पहले ये समझो, ध्यान से देखो जरा। मुझे आई की वैल्यू दी हुई है और मुझे बताया गया है कि रिकॉम्बिनेशन कितना परसेंट है। तो रिकॉम्बिनेशन कितना परसेंट है यहाँ से पता लग रहा है ना, कितने परसेंट रिकॉम्बिनेशन है? अगर अल्फा 9.95 है 5%. तो हाँ, अल्फा 9.95 है, मतलब 95% कलेक्टर में जा रहा है। समझो सब लोग, अल्फा 0.95 है मतलब 95% ऑफ एमीटर करंट इज गोइंग इनटू कलेक्टर। ठीक है, और 5% कहाँ बचेगा? बेस में। तो 5% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो एमीटर करंट का 5% क्या बन जाएगा? बेस करंट। तो एमीटर करंट अगर 10 मिली एम्पियर, तो 10 मिली एम्पियर का 5% कितना होगा? 0.05 milliampere. 0.05। 5% ऑफ 10 कितना होता है? 0.5. 0.5। ठीक है, ये तुमको मैंने ऐसे परसेंटेज के फॉर्म में बताया है। अगर तुमको ज्यादा डिफिकल्टी लग रही है तो ये इक्वेशन है, देखो, I इक्वल टू IB प्लस IC से कैसे निकाल सकते हो। I की वैल्यू है 10 मिली एम्पियर, ठीक है, IB निकालना है और अल्फा है कितना तुम्हारा? 0.95, तो ये हो जाएगा 0.95 टाइम्स ऑफ IE। क्यों? अल्फा की वैल्यू अगर 0.95 है मतलब ये डेल IC डिवाइड बाय डेल IE है, तो डेल IC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.95 डिवाइड इंटू डेल IE। तो ये अगर I की वैल्यू यहाँ पर रख दो 0.95 इंटू 10, ये रिप्लेस कर दिया मैंने। यहाँ से I भी निकालोगे तो भी सेम वैल्यू आएगी 0.5। ठीक है, ये 9.5 बन जाएगा, 10 में से 9.5 0.5 मिली एम्पियर। क्लियर है सभी को? किसी भी तरीके से मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग में तो वैसे डायरेक्ट इतने में समझ में आ जाना चाहिए, मैथमेटिक्स क्योंकि स्ट्रॉन्ग होती Yes, है ना sir. इंजीनियर्स की। तो 5% ऐसे ऑल्टरनेटिवली समझ सकते हैं हम। अगर मैं बोलता हूँ 0.95 है तो 5% रिकॉम्बिनेशन बचा हुआ 100 में से। अगर मैं बोलता हूँ अल्फा की वैल्यू 0.94 है तो कितने परसेंट रिकॉम्बिनेशन होगा? 6%। 0.97 के लिए 3%। तो टोटल का 3% बेस करंट होगा, मतलब एमीटर का 3%
जो भी होगा वो बेस करंट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन वो बेस में हो रहा है जो, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो चीजें हमको, और यहाँ आईसी भी लिख देते हैं। आईसी कितना हो जाएगा जल्दी बताओ जरा, आईसी कितना होगा इस केस में? 9.5. 9.5 मिली। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये एनालिसिस अल्फा का? ठीक है, हाँ। तो ये 9.5 मिली एम्पियर हो गया। तो देखो जरा कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसी रेंज में 2 to 8%। तो अगर तुम मिनिमम से मैक्सिमम का स्विंग भी लोगे ना, तो अच्छा खासा अमाउंट एमीटर करंट का कहाँ पे चला जाता है? कलेक्टर में, और बेस में बहुत कम होता है। तो इसको अगर 9.5 मिली एम्पियर लिखोगे, इसको 0.5 मिली एम्पियर, तो दोनों की स्केल की मैं बात कर रहा हूँ कि ये वाली स्केल अगर एमीटर और वीबी प्लॉट करोगे तो भी दोनों बढ़ेंगे, बढ़ाने से वीबी बढ़ाने से आई बढ़ेगा, और ऐसे ही वीबी बढ़ाने से आईबी भी बढ़ेगा। बट आईबी की जो वैल्यू होगी और जो आई की वैल्यू होगी उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. 0.5 का कितना परसेंट है 9.5? 0.5 का कितना परसेंट 9.5 होगा, कोई बता सकता है? 0.5 का कितना परसेंट 9.5 है? कैसे निकालेंगे? Sir, 19%. 19%। 19? हम्म, अरे 19 कैसे हो जाएगा बेटा? 0.5 का 19% तो 0.5 से कम होगा। ऐसे कैसे कर रहे हो तुम लोग? 1900%। कैसे निकालेंगे? 9.5 डिवाइड बाय 0.5 ऐसे निकालेंगे ना। 95 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा? 19. कितना? 190%। ये और ज्यादा 190% होगा कि और ज्यादा होगा? इनटू 100 हो जाएगा। 1900. 1900, ठीक है। ये समझ में आ रहा सभी को? तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि आई और आईबी जो है, इन दोनों के बीच में स्केल का बहुत बड़ा चेंज होता है, ठीक है। ये परसेंटेज के फॉर्म में ना समझे हम, बस ऐसे समझ लें कि आईबी की जो यूनिट होगी वो करीब माइक्रो एम्पियर में होगी और ये करीब मिली एम्पियर में होगी। कैसे? इसको मैं लिख सकता हूँ 50 माइक्रो एम्पियर। 50 लिखूंगा या 500 लिखूंगा? 500, ठीक है। और ये 9.5 मिली एम्पियर। क्यों? क्योंकि 0.5 मिली एम्पियर सिग्निफिकेंटली लो है, तो चाहो तो यूनिट चेंज कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। बट ये स्केल बताने का मतलब ये है कि आईबी की वैल्यू सिग्निफिकेंटली कम होती है, आई की वैल्यू हाई होती है। क्लियर है? अगर एक जैसे प्लॉट में बना दूं, ये दोनों एक जैसे प्लॉट बने हुए हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा? अमाउंट का, कि ये हाई करंट होगी और ये लो करंट होगी। तो लो करंट हाई करंट दिखाने का तरीका क्या है? ये स्केल है, तो मैंने स्केल चेंज कर दी, इसको माइक्रो कर दिया। ये छोटी स्केल कर दी तो अब जो है ये करंट ज्यादा दिखाई देगा, अदरवाइज बहुत छोटे से एरिया में प्लॉट हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? एक ही प्लॉट अगर तुमको बनाने बोल दूं मैं, आई वर्सेस वीबी सेम यूनिट के साथ, ठीक है। सपोज ये 10 मिली एम्पियर तक जो है तुम्हारी राइज हो रही है करंट, ये मान लो मैक्सिमम करंट 10 मिली एम्पियर है यहाँ पे। अब तुमको यहीं पे बनाना है आई बी वर्सेस वी बी। समझो क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आई बी मैक्सिमम कितना जाएगा? 0.5। Yes, 0.5 sir. अभी देखा जैसे, तो 0.5 यहाँ कहीं होगा। तो प्लॉट कैसे बनाओगे? ऐसे बस, ऐसे भी नहीं, बहुत छोटा सा रीजन में यहीं पे। ये समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया? तो इसको जूम करना होगा ना, इसको जूम करना होगा। तो जूम कैसे करते हैं? इसकी यूनिट माइक्रो एम्पियर कर दी। तो अब 0.5 मिली एम्पियर कहाँ पे हो जाएगा? 500 माइक्रो में। तो अब प्लॉट हमको दिखाई देगा इसी तरीके से। तो मतलब नेचर चेंज नहीं होता, सिर्फ अमाउंट चेंज है ये मिली एम्पियर में। ये कितने लोगों को क्लियर है? जरा बताओ स्केल की बात जो मैंने की। यस सर। Yes, sir. बाकी लोग यस है ना? सर। हाँ, तो ये आईबी का नेचर जो है चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से राइज होगी, जब तुम्हारा कट इन आएगा तभी आईबी स्टार्ट होगा, ठीक है। ये कट इन पॉइंट जो भी तुम्हारा ये, उसके बाद ही आईबी स्टार्ट होगा, जैसे आई स्टार्ट होता था। क्यों? क्योंकि आईबी
आई के कारण ही फ्लो हो रहा है। तो जब आई स्टार्ट होगा तभी आई भी स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे आई भी बढ़ेगा। तो ट्रेंड चेंज नहीं होंगे, सिर्फ अमाउंट चेंज होगा। तो हमने यूनिट दिखा दी है माइक्रो में, वहां मिली लिख लेना जब वो बनाओगे, यही डिफरेंस होता है। अब ये होगी VC की अलग अलग वैल्यू पे, कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज। तो कलेक्टर टू एमीटर सपोज पहली वैल्यू है, अब कलेक्टर टू एमीटर बढ़ाओगे तो बेस करंट में क्या चेंज होता है, कोई बता सकता है? चलो मैंने ये तो ऑब्जर्वेशन बताया था, कलेक्टर टू एमीटर बढ़ाने पे बेस करंट कम होगी या ज्यादा होगी? सॉरी, कलेक्टर टू बेस बताया तुम लोगों को, कलेक्टर टू एमीटर थोड़ी बताया है, VCB के साथ बताया। VCB पे बताओ। अच्छा, VCB बढ़ाते हो तो क्या होता है IB के साथ? अगले पेज में देखते हैं। तुम लोगों को मैंने एक ऑब्जर्वेशन बताया था कि व्हेन VCB इज इंक्रीज, IB का IB और IC तीनों का बताया था। कलेक्टर टू बेस वोल्टेज बढ़ाने पे बेस करंट और मीटर करंट और कलेक्टर करंट कैसे चेंज होंगे, याद है किसी को? कौन से इफेक्ट से बताया था ये? इस इफेक्ट का नाम क्या था? अर्ली इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट से। तो क्या कंक्लूजन क्या निकला था? व्हेन कलेक्टर टू बेस वोल्टेज इंक्रीजेस, बेस करंट, एमीटर करंट, कलेक्टर करंट तीनों का क्या क्या नेचर था? सर IB डिक्रीज होता था। गुड, आई भी डिक्रीज होता है और आई इंक्रीज, IC इंक्रीज। ध्यान है? यस सर। सभी को ध्यान है ना? ध्यान है तभी आगे बढ़ने का मतलब, नहीं तो तो मैं तुमको बैठ के यहाँ कहानियां सुनाता रहूंगा डेली आके, तुम लोग सुनते जाना और भूलते जाना। ध्यान है कि नहीं ये? यस सर। गिनती के 3-4 लोगों का रिस्पॉन्स आता है, ऐसे 3-4 लोगों को नंबर दूंगा मैं लास्ट में, ध्यान रखना जिनका रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर मत बोलना कि सर हम लोगों को नंबर कम क्यों मिले, हमने भी तो क्लास अटेंड की थी। शांत रहने वाले जितने लोग हैं वो ध्यान से सुन लो, है ना? लास्ट में ये मत बोलना कि सर हमको नंबर कम दे दिए, क्योंकि बच्चों को तो बस लास्ट का दिखाई देता है मार्क्स कि मुझे कम मिल गए, ग्रेड A मिल गई, B मिल गई, C मिल गई या फेल कर दिया। तो उस समय आके मत बोलना, क्योंकि अभी नहीं बोल रहे हो तब बोलने की जो है तुम लोगों को जो है कोई राइट नहीं है, ठीक है? तब बोलना जो है तुम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। अभी बोलोगे तो बाद में समझ में आएगा कि सर मैं पूरे टाइम प्रेजेंट था, एक्टिवली प्रेजेंट था, इसके बाद भी मुझे कम मिले नंबर, तो मैं कंसीडर करूंगा। देखो मैं तुमको एक चीज बता दूं, मिड सेम में मार्क्स कम है चल जाएगा, मिड सेम का पेपर समझ में आना चाहिए, बाद में क्या डाउट है वो समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मिड सेम का पेपर मैंने बनाया भी डिफिकल्टी था, ठीक है? तो मार्क्स प्रोपोर्शनली जो है मैं वैसे बढ़ा दूंगा, या तुमको अगले मिड सेम में पेपर वैसा मिल जाएगा, या अलग से मैं टेस्ट ले लूंगा। तो मार्क्स में कम्प्लीटली मिड की जो है वो मत सोचो कि मिड में इतने आ गए और वही चढ़ जाएंगे। मेरे सब्जेक्ट में पूरे सेमेस्टर भर का जो तुम लोगों का परफॉर्मेंस है बस वो मैटर करेगा। तो मैं क्लास जो लेता हूँ ना उसी पे वैल्यूएशन होगा, मिड पे तो कुछ नहीं होने वाला है। तुम उठा के मिड का बेस बना लो कि सर मिड में, और बनाओगे तो तुम्हारा लॉस है। क्यों? क्योंकि मिड में किसी के नंबर नहीं आए इस बार, और अगले बार भी नहीं आएंगे, ये भी पता है मेरे को। तो मिड में तुम्हारे नंबर दोनों को मिला दोगे अगर 20 + 10, तो वो मिला के भी 15 नहीं हो पाएंगे। तो मिड तो छोड़ दो, अगर क्लास में एक्टिवली प्रेजेंट हो, परफॉर्म कर रहे हो तभी मिलेगा। ये ऐसा नहीं कि बस आ गए, बैठ गए, सुन लिया, चले गए। देखो 3-4 लोगों को रिमूव किया आज क्लास से बिना मतलब के, अपना टाइम वेस्ट करने आ गए थे, ठीक है? तो ये सुनो और समझो और पढ़ो, तभी तुमको नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे फिर आगे जो है डिग्री, वैसे भी तुम लोगों को डिग्री परसेंटेज ही चाहिए और कुछ तो चाहिए नहीं आगे। तो डिग्री अगर सही बनानी है और क्या कहते हैं आगे कुछ करना है तो एक्टिवली प्रेजेंट हो जाओ। अभी 3rd सेमेस्टर है, मैंने कई बार तुम लोगों को बताया कि बहुत सारी चीजें सिर्फ पढ़ने से ही अचीव हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हो पहली बार, रिव इंजीनियरिंग कॉलेज में हो प्लेसमेंट तो अब थोड़ा सा स्टार्ट हो गया है, नहीं तो पहले कुछ भी नहीं था, ठीक है? तो प्लेसमेंट उतना खासा है नहीं, खुद का क्या कहते हैं तुम्हारा जो टैलेंट काम आएगा आगे, और टैलेंट अपने आप नहीं आता, टैलेंट बनाना होता है। तो पढ़ाई करोगे, हाँ अगर कुछ और करना चाहते हो तो अलग बात है, बट अगर सिर्फ डिपेंडेंट हो पढ़ाई पे, फ्यूचर अगर कैरियर पढ़ाई से रिलेटेड बनना है तो पढ़ाई करनी होगी। देखो जल्दी से यहाँ पे कनेक्टेड टू बेस बढ़ाने से मैंने रिफ्लेक्शन बता दिया, बेस करंट का रिड्यूस होती है, बट मैंने VCB के साथ बताया था। यहाँ पे वोल्टेज क्या है, यहाँ चेंजेस किसके साथ देखना है, VC, अरे सॉरी यहाँ पे VB है, ऊपर VC, ठीक है? VB IB, तो ये तो ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है, ये VCE के लिए। तो हमको रिफ्लेक्शन किसका देखना है, VCE का, और हमको पता क्या है VCB,
तो देखो VC और VCB का रिलेशनशिप बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। VC इक्वल टू होता है VCB प्लस VBE, VC माइनस VB प्लस VB माइनस VE, VB कैंसिल, बचा क्या VC माइनस VE। तो VC को हम क्या लिख सकते हैं, VC कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ VCB एंड VBE। क्लियर है सभी को? यहीं से कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करते हैं। Yes, sir. और VB क्या है, डायोड का कट इन वोल्टेज, PN डायोड का फॉरवर्ड स्टेट। ये जनरली कितना होता है सिलिकॉन के लिए, कितना होगा ये पॉइंट, सिलिकॉन है अगर तो कट इन पॉइंट टर्न ऑन वोल्टेज, बताओ सिलिकॉन के लिए कितना होता है ये? हद हो गई, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स तुम लोगों का कंप्लीट होने आया और तुमको अभी VB की वैल्यू नहीं पता सिलिकॉन के लिए। हाँ 0.7 वोल्ट, गुड, ठीक है सिलिकॉन के लिए ये होगा। तो यहाँ पे ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, VCE की वैल्यू हो जाएगी VCB प्लस 0.7। अब मुझे बताओ अगर VCE बढ़ाओगे तो VCB बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सब बढ़ेगा। बढ़ेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि VCE बढ़ाते हैं तो VCB बढ़ता है। तो अगर VCE1 के लिए ये करंट है, अब हम VCE2 की अगर बात करें जो कि VCE1 से ज्यादा है, तो बेस करंट कम होगी या ज्यादा? VCE2 के लिए बेस करंट कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। कम होगी तो लेफ्ट शिफ्ट होगा प्लॉट या राइट शिफ्ट होगा? तो राइट साइड। राइट शिफ्ट। गुड, राइट साइड। राइट साइड। राइट शिफ्ट होगा। ये हो जाएगा VCE2 के लिए। ये सबको क्लियर है? ऐसे ही VCE3 के लिए चाहो तो बना सकते हो यहाँ पे। तो ये हो जाएगी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट अभी नहीं बताऊंगा मैं, तुम लोग देख के आओगे अगली वाली क्लास में, मैं तुमसे पूछूंगा और ये टॉपिक कराऊंगा पहले मैं, कॉमन एमिटर इंपॉर्टेंट है। ये बनेगी VCE और IC के बीच में, किसके लिए, फॉर डिफरेंट बेस करंट। यस सर। ये प्लॉट तुम लोगों को देख के आना है। और सुनो, मैं एक एक इंडिविजुअल से, जैसे मैंने आज पूछा है उस दिन मैं पूछूंगा रीजन ऑफ ऑपरेशन, ये कैसे आया, क्यों ये सैचुरेशन रीजन है, क्यों ये एक्टिव रीजन है, क्यों ये कट ऑफ है, ठीक है। इंडिविजुअली पूछूंगा मैं कॉमन एमिटर के लिए। तो ये अगर करके आओगे तो ही अगली क्लास में आना, नहीं आओगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। अभी एंड करते हैं क्लास, अगली वाली क्लास में देखेंगे आगे वाली चीजें, ठीक है। यस सर। ओके। सर